वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और आज की क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों, डेली क्लासेस पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे अब से जो है पीडीएफ वगैरह देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ टेस्ट भी होगा इन फ्यूचर। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलने वाला है। और इसके बाद पैरामेडिकल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या नोटिफिकेशन आएगी तो वो आपको सबसे पहले मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश पे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है अम्लराज यानी एक्वारेजिया है। जल्दी से बताइए अम्लराज यानी एक्वारेजिया क्या है। तो सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का 1:3 का अनुपात है ये, या तनु HCl तथा तनु HNO3 का 3:1 का अनुपात है, या सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का 3:1 का अनुपात है, या तनु HCl तथा तनु HNO3 का 3:1 का अनुपात है। बच्चों, ये अम्लराज है क्या? जल्दी से बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब HCl और HNO3 आपस में मिल जाए 3:1 के अनुपात में, है ना, तो इसी से जो मिश्रण बनता है उसी को हम लोग अम्लराज यानी एक्वारेजिया कहते हैं। यानी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये जब आपस में मिलेंगे 3:1 के रेशियो में, तो इसी से जो मिश्रण बनता है उसे ही अम्लराज कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सोना और प्लैटिनम को कौन गला सकता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, जल्दी से बताइए। तो सोना और प्लैटिनम, जी हाँ दोस्तों, सोना और प्लैटिनम को कौन गला सकता है? सोना और प्लैटिनम को कौन गला सकता है? तो बच्चों, कौन गला सकता है? तो ये अम्लराज ही गला सकता है, अम्लराज। ठीक है, इतना पावर है इसके पास कि सोना और प्लैटिनम को गला सकता है। अगर यहाँ पे HCl के द्वारा चाहेंगे कि हम लोग सोना गल जाए तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग चाहेंगे कि HNO3 केवल गला दे सोना या प्लैटिनम को, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे 3:1 के अनुपात में, तो यहाँ पे सोना और प्लैटिनम जो है आराम से गल सकता है। समझ में आया बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट? जल्दी से बताना है कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे Sc यानी इसको क्या कहेंगे बच्चों? स्कैंडियम। और Sn यानी टीन, Hg यानी मरकरी, Pd यानी प्लेडियम। जल्दी से बताना है बच्चों कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे संक्रमण तत्व के एग्जाम्पल, यानी कौन से तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। देखिए बच्चों, संक्रमण तत्व के एग्जाम्पल यानी ट्रांजिशन एलिमेंट के एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपके याद रखना है Hg यानी मरकरी हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, है ना, स्कैंडियम हो जाएगा और प्लेडियम हो जाएगा। ये सभी संक्रमण तत्व के एग्जाम्पल हैं। और संक्रमण तत्व को जो है ना डी ब्लॉक में रखा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि संक्रमण तत्व को जो है बच्चों डी ऑर्बिटल में इसको रखा जाता है, इसको डी ब्लॉक में रखा जाता है। ठीक है, इसको डी ब्लॉक में रखा जाता है। तो अब आप ही बताइए, पूछा क्या है? संक्रमण तत्व नहीं है, जबकि ये सब संक्रमण तत्व है। तो आइए तो देखिए, तो Sc यानी, देखिए Sc यानी अभी मैं क्या बताया था? स्कैंडियम। तो ये तो संक्रमण तत्व है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे संक्रमण तत्व नहीं पूछा है, तो ये संक्रमण तत्व है। Hg, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी यहाँ पे संक्रमण तत्व है। पूछा क्या है? संक्रमण तत्व नहीं, है ना। Pd यानी प्लेडियम, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी क्या है? संक्रमण तत्व है। तो Sn यानी टीन जो है आपका, ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु तत्व है?
यानी विच ऑफ द फ्लोइंग सब मेटालिक एलिमेंट्स, सोडियम, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक या सल्फर। जल्दी से बताना है कौन सा उपधातु तत्व है, यानी सब मेटालिक एलिमेंट्स है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताना है। वेरी गुड, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी आर्सेनिक जो है ये क्या है, उपधातु तत्व है। क्या है बच्चों, उपधातु तत्व है। ये क्या है, उपधातु तत्व है। अब यदि बात करें सोडियम की तो ये क्या है बच्चों, ये धातु है यानी ये मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है, ये भी मेटल है, धातु है। सल्फर की बात करें तो ये क्या है, नॉन मेटल है यानी ये अधातु है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइडी विलयन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। जल्दी से बताइए, रक्त, धुआं, दूध या ये सभी। यानी यहाँ पे आपको बताना है कोलाइडी विलयन कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपका जवाब आ रहा है ये सभी, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है बच्चों, ये सभी यानी रक्त, धुआं और दूध, ये सभी क्या है, कोलाइडी विलयन है। अच्छा, ये कोलाइडी विलयन कहते किसको हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो बच्चों, समांगी यानी होमोजेनियस तथा विसमांगी यानी हेट्रोजेनियस, है ना। तो समांगी तथा विसमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला एक मिश्रण जिसके कण विलयन में समान रूप से फैल जाते हैं, उसी को हम लोग कोलाइडल विलयन कहते हैं। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि रक्त, धुआं, दूध ये सभी क्या है, कोलाइडी विलयन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे रक्त, धुआं, दूध है। ठीक है, तो ये सभी उदाहरण हैं किसके, एरोजोल के। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, पूछा जाता है तो आपको लिख लेना है एरोजोल के उदाहरण कौन कौन से हो जाते हैं। रक्त हो जाएगा आपका, धुआं हो जाएगा या दूध भी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो हैं एरोजोल के उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार फॉर्म का भी उदाहरण पूछ लिया जाता है। फॉर्म का, तो फॉर्म का उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा, सेविंग क्रीम हो जाएगा, है ना, सेविंग क्रीम हो जाएगा आपका, और रबड़ हो जाएगा और स्पंज हो जाएगा। ठीक है, ये सभी बच्चों फॉर्म के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार इमल्सन का भी बच्चों पूछ लिया जाता है। इमल्सन का एग्जाम्पल दीजिए, है ना, इमल्सन का उदाहरण। तो इमल्सन का उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा, दूध हो जाएगा, है ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूध ही होगा इसका। ठीक है, और सोल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो सोल का कीचड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जल्दी से बताइए, O2, CO, N2 या CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है प्यारे बच्चों, तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जिसको CO2 कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कौन सा एक हार्मोन नहीं है। कौन सा एक हार्मोन नहीं है, विच इज़ नॉट ए हार्मोन। जल्दी से बताना है कौन एक हार्मोन नहीं है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रिनल या कोलेस्ट्रॉल। देखिए बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है और उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, है ना। चलिए जल्दी से बताइए, कौन सा एक हार्मोन नहीं है। हाँ जी, तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी यदि आपने जवाब दिया है देन आपका आंसर सही है। तो यहाँ कोलेस्ट्रॉल जो है ये हार्मोन नहीं होता, है ना, हार्मोन नहीं होता। बाकी बात करें तो इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। थायरॉक्सिन क्या है, हार्मोन है। एड्रिनल हार्मोन है। इंसुलिन की बात करेंगे तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लेता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। बताइए, इंसुलिन की कमी से, जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो वेरी गुड बच्चों, कौन सा बीमारी होता है, तो ये होता है मधुमेह, यानी जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे थायरॉक्सिन की बात करें तो ये क्या है, ये एक हार्मोन है ना, और ये कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है, यानी तेज करता है। क्या करता है बच्चों, कोशिकीय श्वसन, जी हाँ दोस्तों, कोशिकीय श्वसन की गति को तेज करता है ना, गति को तीव्र अवस्था में लेकर आता है। और बात करेंगे एड्रिनल, तो ये भी क्या है, ये भी एक हार्मोन है। और ये एड्रिनल ग्रंथि, यानी देखिए इसको एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, तो एक तरह का ये हार्मोन ही है। तो प्रश्न ये पूछ लेता है कि एड्रिनल ग्रंथि जो है, एड्रिनल ग्रंथि ये कैसी ग्रंथि होती है, बताइए। देखिए प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि ये जो एड्रिनल ग्रंथि है
है ना, एड्रिनल ग्रंथि जो है ये कैसी ग्रंथि होती है, तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी होती है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बच्चों याद कर लीजिएगा, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। पूछ लेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथि को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण कौन सा है, यानी विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड प्लेस कंजर्वेशन। जल्दी से बताइए, बाह्य स्थानीय संरक्षण का यहाँ एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या पवित्र उपवन। जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों। हाँ जी, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, तो वेरी गुड। यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, यानी ऐसा उद्यान या अन्य क्षेत्र जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो, उसे ही हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और बाह्य स्थानीय संरक्षण का ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिनमें ओजोन परत उपस्थित है उसे क्या कहा जाता है, यानी द एरिया ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड व्हाट। जल्दी से बताना है, क्या कहा जाता है, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या शोभ मंडल। जल्दी से बताइएगा, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिनमें ओजोन परत उपस्थित होता है क्या कहा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन ये है कि वायुमंडल में ओजोन परत, वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाया जाता है, तो बच्चों वो पाया जाता है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, बात आई है ओजोन की। ठीक है, ओजोन की बात आ चुकी है, तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सूर्य से आने वाली जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं यानी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उससे कौन सी गैस हमारी शरीर की रक्षा करती है, बताइए। तो बात आई है ओजोन की, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई सूर्य से एक किरण आती है, कौन सी किरण, पैराबैंगनी किरण, है ना। सूर्य से एक किरण आती है बच्चों, पैराबैंगनी किरण, तो उस किरण से हमारे शरीर की रक्षा कौन सी गैस करती है, तो ये करती है बच्चों ओजोन गैस। जी हाँ दोस्तों, ओजोन गैस हमारी शरीर की रक्षा करती है। और ये ओजोन गैस जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई एक गैस है, जो कि हमारे वायुमंडल में बहुत ही अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बात आई है आयन मंडल की। देखिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता है समताप मंडल से रिलेटेड। प्रश्न ये है कि जितने भी हवाई जहाज हैं, जेट विमान हैं, है ना, ये सब किस मंडल के अंतर्गत उड़ते हैं। प्रश्न पूछ लेगा कि जितने भी हवाई जहाज हैं, है ना, या जेट विमान हैं, ये सब वायुमंडल के किस परत के अंतर्गत उड़ते हैं, किस मंडल के अंतर्गत उड़ते हैं, बताइए। हवाई जहाज, जेट विमान किस वायुमंडल किस मंडल के तहत अपनी उड़ान भरते हैं, तो वेरी गुड, ये समताप मंडल के अंतर्गत अपनी उड़ान को भरते हैं। ठीक है, समताप मंडल के अंतर्गत अपनी उड़ान को भरते हैं। अब देखिए बच्चों, आयन मंडल के बारे में अगर बात की जाए तो इस मंडल के अंतर्गत हमें रेडियो, टेलीफोन तथा टेलीविज़न की सुविधा प्राप्त है। किस किस चीज़ की, तो रेडियो, टेलीफोन और टेलीविज़न की सुविधा प्राप्त है इस मंडल के अंतर्गत, यानी किस मंडल, आयनोस्फीयर। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए सौर मंडल के बारे में बात करेंगे, ट्रोपोस्फीयर के बारे में। तो इसमें मौसमी घटनाएं देखने को मिलती है ना, मौसमी घटनाएं जैसे आंधी आना, तूफान आना, है ना, तो इस मंडल के अंतर्गत जो है मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेरी बेरी का रासायनिक नाम क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ बेरी बेरी। जल्दी से बताइए क्या है, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैलिसफेरॉल। बेरी बेरी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी थायमिन, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बेरी बेरी का रासायनिक नाम है वो क्या होता है, थायमिन होता है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए बच्चों, रेटिनॉल जो है ना, रेटिनॉल, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि बच्चों रेटिनॉल जो है ये किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है।
एस्कॉर्बिक एसिड, ये किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन सी का ये रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। बात करेंगे कैल्सिफेरॉल, तो ये किस विटामिन का नाम है बच्चों? तो ये विटामिन डी का नाम है। ठीक है, ये विटामिन डी का नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है जो स्वतः वृद्धि तथा जनन की क्षमता रखता है? यानी विच इज द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ सेल्फ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन? बताइए, वायरस होगा या वाइरोइड होगा, वायरोइड या फिर माइकोप्लाज्मा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताना है सबसे छोटा सूक्ष्म जीव यानी सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है जो खुद ही वृद्धि तथा जनन की क्षमता रखता है। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के इस क्लास में इतना ही। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उम्मीद के साथ। तो तब तक के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।